हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। आप सभी का इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ इमरान और मैं यहाँ पर मैथ्स को बहुत ही आसान और लॉजिकल तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आने वाले टाइम में हम जेई के सिलेबस को कवर करेंगे, जहाँ चीज़ों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। हम चीज़ों को सिर्फ फॉर्मूला की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में काम कैसे करता है। ठीक है, तो लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है और मैंने अपनी एमटेक जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से कंप्लीट की है। और मैं लगभग 4 सालों से जेई मेंस और जेई एडवांस के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इन 4 सालों में एक बात मुझे क्लियरली समझ आई है, और वो ये कि हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखता है। हर स्टूडेंट का पेस और अप्रोच अलग होता है। बस ज़रूरत होती है कॉन्सेप्ट को सही डायरेक्शन में समझाने वाले की। इसी वजह से ये लेक्चर एक डेमो सेशन के रूप में रखा गया है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि मैं कॉन्सेप्ट को किस अप्रोच से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं जो दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन आगे जाकर बहुत काम आता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, है या ना। देखो, जैसा कि मैंने कहा, ये एक डेमो लेक्चर है, तो इसीलिए आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, इसी छोटे से पोर्शन पर बेस्ड मैं आपको जेई मेंस और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, और मैं लॉजिकली सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये भी बताऊंगा कि आईआईटी वाले कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। मतलब, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज, हम इस इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ने वाले हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता करते हैं, जिसे यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। ये आया कहां से, इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द
रूट्स। ठीक है, इसे निकालना हम लोग सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं हम लोग सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, एंड फाइनली बस इतनी सी थ्योरी पर बेस्ड मैं आपको आईआईटी जेई के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ताकि कॉन्सेप्ट प्रॉपरली सेटल हो जाए, दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, और ताकि जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो हमें प्रॉपरली अप्लाई होती हुई दिखे। ठीक, मतलब लास्ट में हम क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्टली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, एक और चीज, जो ग्राफ वाला पार्ट है वो हम इस डेमो लेक्चर में नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जब हमारी रेगुलर क्लासेज होंगी, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं आपको इसका ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कि कब ग्राफ अपवर्ड ओपन होता है, यानी कि ऊपर की तरफ खुलता है, कब डाउनवर्ड नीचे की तरफ हम बनाते हैं। ठीक है, कब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, कब नहीं करता है, और कब सिर्फ टच करते हुए निकल जाता है। ठीक है, कब एक्सिस को टच करते हुए निकल जाता है, और इन सब के मायने क्या होते हैं, ये सब हम अपने रेगुलर क्लासेज में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ चैप्टर के बेसिक और इनिशियल कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक थ्योरी से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर ऐसी इक्वेशन जो कुछ इस टाइप की दिखती हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप क्या बोलोगे? सर ऐसी इक्वेशन जो कुछ इस टाइप की दिखती हो, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। या फिर आप बोलोगे कि सर वो इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की स्क्वायर तक पावर हो। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसी बात को थोड़ा सा हम मैथमेटिकली क्लियर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उसकी डिग्री 2 हो। क्या कहा मैंने? डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल हो और उस इक्वेशन की डिग्री 2 हो। यहीं पर एक नया वर्ड आता है। कौन सा वर्ड? डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये डिग्री का मतलब क्या है, क्या होता है ये डिग्री? तो बच्चों, डिग्री का मतलब होता है इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, क्या कहा मैंने? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल maximum power of variable in the equation। इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसे ऐसे समझो, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? आप बोलोगे सर एक्स। एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? आप बोलोगे 2। इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी। और डिग्री 2 वाली इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो हम उस इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मैं एक समरी टाइप का बताता हूं, ध्यान से समझना। इधर मैं लिख रहा हूं डिग्री और इधर मैं लिख रहा हूं इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, अगर डिग्री 1 है मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली अगर डिग्री 2 हो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर डिग्री 3 हो तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पे बात करते हैं। कौन सा कंडीशन? शायद आपने ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके बगल में ये जरूर लिखा रहता है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका रीजन क्या है? ये a 0 क्यों नहीं हो सकता है? रीजन एकदम लॉजिकल है, ध्यान से समझना। अगर ये a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा एक्स स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो गई तो हमारे पास जो बचा वो बचा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल क्या है? आप बोलोगे x, और x की पावर 1 है, तो पावर 1 वाली इक्वेशन को यानी कि डिग्री 1 वाली इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए ये a 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जिसे हम लोग नंबर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। आप सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, इसे कभी कभी हम जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज। रूट्स, सॉल्यूशंस, जीरोज, ये सब एक ही बात है। ठीक, ये क्या है? देखो, रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोज, इसका मतलब समझो पहले। रूट, सॉल्यूशन या जीरोज, इसका मतलब ये होता है कि इक्वेशन में एक्स की वो वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसे पुट करने पर, एक्स की वो वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसे इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या कहा मैंने? एक्स की वो वैल्यूज जिसे पुट करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, या सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, या फिर LHS बराबर RHS हो जाए। इस इक्वेशन में यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोज, इसका मतलब ये होता है कि एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसे इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, सॉल्यूशंस या रूट्स या जीरोज का मतलब वो होता है कि एक्स की वो वैल्यूज, वेरिएबल की वो वैल्यूज जिसे इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन ट्रू हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, या LHS बराबर RHS हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अब एक गोल्डन रूल याद रखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज, ये डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर होता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज किसी भी इक्वेशन का उस इक्वेशन के डिग्री पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिग्री ऑफ इक्वेशन के बराबर होता है। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है
यानी कि डिग्री 2 है, इसका मतलब ये हुआ उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे, उसके 2 रूट्स मिलेंगे, उसके 2 एक्स मिलेंगे। समझे? इसी तरह अगर इक्वेशन क्यूबिक हुआ मतलब उसके डिग्री 3 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे? 3। तो यहां पर इस टेबल में एक और ऐड कर लो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स। ठीक, देखो इसे भी ऐड कर लो। डिग्री 1 मतलब इक्वेशन लीनियर और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। डिग्री 2 यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक, यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2। सिमिलरली डिग्री 3 यानी कि इक्वेशन क्यूबिक और इसके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 एक्स मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आता है, तो सर ये सॉल्यूशंस या रूट्स या जीरोज ये निकालते कैसे हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग पता कैसे करते हैं? मतलब सॉल्यूशंस हम लोग निकालते कैसे हैं? किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 सॉल्यूशन है ये तो पता चल गया, लेकिन उस सॉल्यूशंस को हम निकालेंगे कैसे? इसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो होता है कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसी से श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो मैं इसे मिटा रहा हूं। कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैसे लगाते हैं इसे? सामने देखो, एक काम करो, आप भी रफ कॉपी और पेन निकालकर मेरे साथ साथ पैरेलली सॉल्व करते रहना। सिर्फ देखने से नहीं होगा, मैथ्स जो है वो लिख कर ही समझ आती है। टाइम लगेगा हाँ, लेकिन क्लैरिटी भी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये रही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? टेक आउट ए कॉमन, यहां से हम ए कॉमन लो, यहां से हम क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। नाउ अब क्या करें, अब एक काम करो, x के कोफिशिएंट के पास जाओ और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने? x के कोफिशिएंट के पास जाना है और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों करना है अभी समझ में आ जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद 2 और x को छोड़कर जो बचा यानी कि b अपॉन 2a, इसके स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्या कहा मैंने? 2 और x को छोड़कर जो बचा यानी कि b अपॉन 2a, इसके स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये 3 टर्म मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं।
एक्स स्क्वायर और 2b/2a इंटू एक्स और b² / 4a², ये तीनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। कैसे? इसे हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, हाँ या ना? इसको ओपन करो तो ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा प्लस b²/4a² और 2ab वाला टर्म ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दो टर्म जो बचा इन दोनों को एक साथ क्लब करते हैं। एलसीएम लो तो ये होगा 4a², यहां पर होगा 4ac माइनस b² इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या करना है, एक काम करो, ये जो a है इसको राइट हैंड साइड में भेजकर इसको 0 बना दो। राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये 0/a 0 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b² अपॉन 4a² इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये होगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। एक काम करो, इसको राइट हैंड साइड में लेके आओ तो ये होगा माइनस का 4ac माइनस b² अपॉन 4a²। ठीक है, बिल्कुल सही। माइनस साइन को अंदर करो, ये होगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a², है ना? ठीक है, अच्छा, ये हुआ x प्लस b/2a की वैल्यू, b/2a का होल स्क्वायर। ये एलएचएस जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अब इस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये रूट होगा उधर, ये होगा x प्लस b/2a, ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a², है या ना? ठीक है, अच्छा, इस b/2a को उधर भेजो तो ये माइनस का होगा b/2a, लिख सकते हैं ऐसा। और ये जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a² का रूट लो तो ये क्या होगा 2a। ठीक है, अच्छा, यहां से एलसीएम लो तो ये होगा 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये जो आया हमारा फाइनली, ये जो एक्सप्रेशन मिला इसी को हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छे से देख लो, आई बिलीव कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, अब तक हम ये क्लियर कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, उन दोनों रूट्स को हमने फॉर्मूला के थ्रू निकाल भी लिया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और उस थ्योरी को समझते हैं जो इन रूट्स से रिलेटेड होती है। सपोज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, मान के चलो इसके जो दो रूट्स हैं वो हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। जब हम इस इक्वेशन पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हम इस इक्वेशन पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमें दो रूट्स मिलते हैं, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। कन्वेंशन के हिसाब से, मैं फिर से बता रहा हूं, कन्वेंशन के हिसाब से जो रूट प्लस साइन के साथ आता है उसे हम अल्फा बोल देते हैं, और जो रूट माइनस साइन के साथ आता है उसे हम बीटा बोल देते हैं। इस तरह से हम रूट को डिफाइन करते हैं, नाम दे देते हैं, ताकि आगे जो है वो कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो यहां से हमारा जो अल्फा होगा वो होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा होगा वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। आप इसे अल्फा और इसे बीटा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे अल्फा बोलो और इसे बीटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट टर्म को भी समझ लो। कौन सा टर्म है? जिसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, आप इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलो या डिस्क्रिमिनांट बोलो, एक ही बात है। इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किस चीज से? कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये होता क्या है? सवाल ये है कि ये डिस्क्रिमिनेंट आखिर होता क्या है। देखो, जो वैल्यू, ध्यान से समझना, जो वैल्यू इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अंदर इस स्क्वायर रूट में लिखी रहती है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखी होती है उसी को हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी एक्सप्रेशन को बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अभी भी सवाल वही है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो रूट्स की नेचर को बताने में मदद करता है, रूट्स की नेचर को बताने में मदद करता है। अभी हम इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जब हमारी रेगुलर क्लासेज होंगी तो मैं एकदम डिटेल से इस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक बात बताओ, यहां से हम लिख सकते हैं ये जो अल्फा होगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, हाँ या ना? ठीक है, और ये जो बीटा होगा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a? इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने डी लिखा है, डी लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। कौन सा पार्ट? आपको तीन बेसिक चीजें हमेशा याद होनी ही चाहिए। सबसे पहला, सम ऑफ द रूट्स। पहला क्या है? सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। ठीक, सेकंड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एंड थर्ड क्या है? डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो इससे रिलेटेड ये तीन चीजें आपको तुरंत निकालनी आनी चाहिए।
तो आप पूछोगे कि सर सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, या डिफरेंस ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है। देखो, सम ऑफ द रूट्स कहने का मतलब बस इतना है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम बस इतना जानना चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना है। इसी तरह प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट, इसका मतलब ये होता है, हम बस इतना जानना चाहते हैं कि दोनों रूट का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है। और तीसरी चीज, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक रूट में से दूसरे रूट को माइनस करना, अल्फा माइनस बीटा, या क्वेश्चन के हिसाब से आप बीटा माइनस अल्फा भी बोल सकते हो। एक बात याद रखना कि हम हमेशा नॉन निगेटिव डिफरेंस की बात करते हैं, इसलिए नॉन निगेटिव का मतलब होता है या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, निगेटिव डिफरेंस की बात हम नहीं करते हैं। इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं मॉड लगा देता हूं, डिफरेंस शुड ऑलवेज बी नॉन निगेटिव। ठीक है, निगेटिव डिफरेंस की बात हम नहीं करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई होगी। ठीक है, अब मैं आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ठीक है, देखो, स्टार्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। यहीं पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से समझो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? आप बोलोगे सर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, हाँ या ना? और बीटा क्या है? आप बोलोगे सर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। हम क्या निकाल रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा। ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। यहां से एलसीएम लो तो ये होगा 2a, ये होगा माइनस बी प्लस रूट डी, ये होगा माइनस बी माइनस रूट डी। ध्यान से देखो, ये प्लस रूट डी और ये माइनस रूट डी कैंसिल होगा, तो यहां से ये होगा माइनस 2d अपॉन 2a। यहां से 2 और 2 भी कैंसिल होगा, यानी कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा आएगा वो क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और यहीं पे हम निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं हम? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा क्या है? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, हाँ या ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये 2a और ये 2a मल्टीप्लाई होके 4a स्क्वायर बनेगा। एक बात ध्यान से समझो, एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैं इस माइनस बी को कैपिटल ए लिखूं और इस रूट डी को कैपिटल बी मान लूं, क्या कहा मैंने? इस माइनस बी को मैं कैपिटल ए मान लूं और इस रूट डी को कैपिटल बी मान लूं, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल। ठीक है, ये देखो, ये होगा
बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a²। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। एक काम करते हैं, इस डी के जगह पे मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकता हूं, डी का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक काम करो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इस माइनस साइन को अंदर भेजो तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो प्लस 4ac अपॉन 4a²। ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना, तो ये होगा 4ac अपॉन 4a²। ये देखो, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल होगा, और यहां से एक a और एक a भी कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो अल्फा इंटू बीटा आएगा वो होगा c अपॉन ए। क्या है, क्या होगा, c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होगा। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स, थर्ड पार्ट में। एक काम करता हूं, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम ये थर्ड पार्ट पे चलेंगे। अच्छा, हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लिया, और अब हम चलते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट्स निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ द रूट्स देखते हैं। एक फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी आप लोग को शायद पता होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सभी जानते हैं कि हाँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो नहीं, एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है। एक काम करना, इसको ओपन करना, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस 4ab है, प्लस 2ab और माइनस 4ab माइनस 2ab होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसी आइडेंटिटी में a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस a की जगह अल्फा पुट किया और b की जगह बीटा पुट किया। ठीक है, एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या मैं इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस बी अपॉन ए लिख सकता हूं, ये होगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है, आप बोलोगे सर सी अपॉन ए, तो मैं अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी अपॉन ए लिख सकता हूं। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करो, ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, है ना। ठीक है, एलसीएम लो, ये होगा ए स्क्वायर और यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये किस चीज की वैल्यू हुई, ये हुई हमारी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक काम करो, इस स्क्वायर को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, और ये ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए, यानी कि मॉड ए होता है, ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड ए। ठीक है, तो एक बात बताओ, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे मैं डी लिख सकता हूं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो ये होगा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी अपॉन मॉड ए, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मॉड। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ मॉड लगा देता हूं,
ठीक है, तो हमारा अल्फा माइनस बीटा का मॉड ये क्या है, आ जाएगा, ये होगा मॉड ऑफ रूट बी अपॉन ए। ठीक है, क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का मॉड, मॉड ऑफ रूट डी अपॉन ए। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ये जो तीन फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, ये समझ में आया? अब एक काम करना, इन तीनों फॉर्मूला को आपको समझ के याद रखना है। डेरिवेशन आपके सामने मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया है, और डेरिवेशन के साथ साथ मैं एक काम और दे रहा हूं कि इसे आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आई बिलीव कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ठीक है, जिसके दो रूट्स आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे एग्जैक्टली रूट्स निकालने को कहा जाए, तो आप डायरेक्टली श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना और वहां से रूट निकाल देना। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि रूट्स का सम या रूट्स का डिफरेंस या रूट्स का प्रोडक्ट ये कितना है, तो आप डायरेक्टली बिना श्रीधराचार्य लगाए इसकी मदद से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब जितनी थ्योरी हमने पढ़ी, इसी के बेसिस पर अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरफ। ठीक है, ठीक, ऑल राइट, अब हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जाम में फॉर्मूलाज का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। शुरुआत थोड़ा इजी से करते हैं, उसके बाद जेई मेंस और फिर जेई एडवांस की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा। तो हमें इन सब की वैल्यूज पता करनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अब आप कहोगे कि सर अगर अगर किसी तरह हमें अल्फा और बीटा पता चल जाए तो मजा आ जाएगा, है ना? हमें तो बस अल्फा और बीटा की वैल्यूज रखनी है, अल्फा और बीटा की हम वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही। अल्फा और बीटा पता कैसे करोगे? आप बोलोगे सर हमने बचपन में सीखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करते हैं। अच्छा, मैंने कहा वो क्या होता है? आप बोलोगे सर सबसे पहले हम मिडिल टर्म को लेते हैं और इसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं, सच दैट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मिडिल टर्म है -5x, तो हम यहां पर -5x को दो टर्म में स्प्लिट करेंगे सच दैट इनका सम तो -5x है और इनका जो प्रोडक्ट है इन दो टर्म का वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि 6x² है। मैंने कहा ऐसा कौन सा टर्म है? आप बोलोगे सर अगर हम -5x को -3x और -2x में ब्रेक कर दें, इनका सम -5x आ रहा है और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 6x² आ रहा है, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, अब क्या करना है, हम इसे लिख सकते हैं x², इस -5x को हम -3x -2x लिखेंगे। ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ टेक x कॉमन, ये होगा x-3 और यहां से -2 कॉमन लो तो ये होगा x-3 इज इक्वल टू 0।
यहां से x माइनस 3 कॉमन लो, तो ये होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसे 0 से इक्वेट करो तो यहां से x इज इक्वल टू 3 आएगा, और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन है वो हों 3 और 2। ठीक है, एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। जो अल्फा है वो 3 है और बीटा है वो 2 है। आप बीटा को 3 और अल्फा को 2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब सवाल में कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। आप बोलोगे अल्फा 3 है और बीटा 2 है, ये हमारा आंसर होगा 5। दूसरे पार्ट में अल्फा इंटू बीटा निकालना है। आप बोलोगे अल्फा 3 है मल्टीप्लाई बीटा 2 है, हमारा आंसर 6 होगा। सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर 13 होगा, 13। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा 3 का क्यूब और ये होगा 2 क्यूब, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। हमसे अब कुछ भी पूछ लो, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 के पावर 6 प्लस 2 की पावर 6, हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसी क्वेश्चन में एक और चेंज करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर अगर मान के चलो कि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस प्लस 6 के जगह पे अगर प्लस 7 रहता, अगर इस प्लस 6 के जगह पे प्लस 7 रहता, ठीक है, तब कैसे करेंगे? इस प्लस 6 के जगह पे प्लस 7 रहता, तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। सोचो, अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, अगर वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह अगर प्लस 7 रहता, तो कैसे करेंगे? अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज ही नहीं होगी। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें इस माइनस 5x को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करना है कि इनका सम तो माइनस 5x हो लेकिन इनका प्रोडक्ट 7x स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या करें, कैसे करेंगे इसको? सोचो, कैसे करेंगे इसको, बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज नहीं हो रही। ठीक, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कैसे? आप बोलोगे सर अभी अभी आपने हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उसमें हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट पता कर सकते हैं। कैसे? देखो, ध्यान दो, आप बोलोगे सर यहां से अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? ठीक है, इसको अगर हम अपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे अगर हम कंपेयर करें तो यहां से जो a होगा ये 1 होगा, है ना, और b की वैल्यू क्या होगी हमारा -5 और c जो होगी वो होगी 7। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे -5
प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह पे -5 यानी कि -5² -4 ए की जगह पे 1 और सी है हमारा 7, ठीक, अपॉन 2a, ए क्या है 1, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो, ये होगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 और -4 इंटू 7 28 यानी कि -3 अपॉन 2, यानी कि यहां से x की दो वैल्यू जो आई, एक जो x होगा वो होगा 5 प्लस रूट -3/2 और एक x होगा 5 माइनस रूट -3/2, ठीक है। अगर प्लस साइन वाले को अगर हम अल्फा माने, ये होगा 5 प्लस रूट -3/2 और एक को बीटा माने अगर माइनस वाले को, तो ये होगा 5 माइनस रूट -3/2। अब आप बोलोगे सर अगर हमें अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया, हम यहाँ पे अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है। अब आपको फॉर्मूला की असली अहमियत पता चलेगी। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है वो है x² -5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, ठीक। अच्छा, अब हमें फॉर्मूला की असली इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखो फॉर्मूला हमें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। कैसे? फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का? आप बोलोगे सर -b/a। यहां से a है हमारा 1, b है हमारा -5 और c क्या है हमारा 7, ठीक है। यहां से अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, -b की जगह पे -5, याद रखना ये हम सब विद साइन लेते हैं, a और b और c की वैल्यू हम विद साइन लेते हैं, ये माइनस पहले से है, अपॉन a क्या है 1, यानी कि जो हमारा पहला पार्ट का आंसर होगा वो होगा 5। कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला? आप बोलोगे सर c/a, c/a, c क्या है 7, a क्या है 1, हमारा आंसर क्या है 7। दूसरा का आंसर भी आ गया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझो, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है फर्स्ट पार्ट से 5 है। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, ये 7 है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 5 है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बोलोगे सर अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें इनमें, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो यहां से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आती हुई दिख रही है या ना? यहां से हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा, उसके साथ साथ +2 अल्फा बीटा वाला टर्म मिलेगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, सेकेंड पार्ट से इनकी इसकी वैल्यू हमें 7 दी हुई है,
इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 7। ये देखो ये होगा 2 इंटू 7 क्या होगा 14 इज इक्वल टू 25, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो हुई 25 माइनस 14, यानी कि 11। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 11। 11 ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फोर्थ पार्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कैसे निकालेंगे इसे? आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा में दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो इनमें इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता है 5 है, और अगर हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए तो हम दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, है ना? ठीक है। देखो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना? ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। इसमें a की जगह अल्फा और b की जगह बीटा रखो, तो ये होगा अल्फा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है 125। यहां से वैल्यू रखो, ये होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, ये देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है 7, यहां पे 7 रखो, और अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, तो यहां पर 5 रखो। ये देखो 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 5 क्या होता है 105, 105 इज इक्वल टू 125। यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू होगा 125 माइनस 105। इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये माइनस 105 होगा। ये क्या होगा 20। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आएगा 20, है ना? समझ में आया? एक बच्चा बोलेगा सर हमको ऐसे पसंद नहीं है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही निकालेंगे। मैंने कहा उससे भी हो जाएगा। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है? आप बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? ये भी एक आइडेंटिटी है, इसे भी आपको पता होना चाहिए, ये इसे भी आपको याद रखनी है। ठीक है, यहां से ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा पुट करो, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना? बस वैल्यू रखो। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, हमने क्या निकाला पार्ट थर्ड 11, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 7। ठीक है, ये देखो ये हो जाएगा 5 इंटू 11 माइनस 7, है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 11 है और माइनस अल्फा इंटू बीटा 7 है, यानी कि ये हो जाएगा 5 इंटू 4, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा क्या आएगा 20। ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो पार्ट फिफ्थ,
है ना। पार्ट 5, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। कैसे करेंगे इसे? आप बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हमें पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूब किया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने के लिए दोनों तरफ पावर 4 रेज कर दो। मैंने कहा नहीं, ऐसा अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की पावर 4, इसका फॉर्मूला अभी हमें नहीं पता है, लेकिन लेकिन घबराओ मत, मैं बताऊंगा। इसे अभी रहने दो, इस प्रोसेस से अभी रहने दो। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? आप बोलोगे सर पार्ट थर्ड देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 हमें पता है। ठीक है, हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह है। इसका स्क्वायर होगा तो अल्फा की पावर 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर होगा तो बीटा की पावर 4 मिलेगा, प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला भी टर्म आएगा, है ना। यहां से इसको ए और इसको बी माने तो ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि अल्फा की पावर 4, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर की स्क्वायर यानी कि बीटा की पावर 4, प्लस 2 ए बी वाला टर्म यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। और 11 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 121, है ना। ठीक है, यहां से देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें पता है 7 है, अल्फा इंटू बीटा 7 है। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यहां से हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 49। तो हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 49, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 49 यानी कि 98 इज इक्वल टू 121, है ना। यहां से हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू 121 माइनस 98। इस प्लस 98 को उधर ले जाओ तो ये माइनस 98 होगा, और जो हमारा आंसर होगा वो होगा 23। यानी कि पार्ट 5 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का आंसर क्या आएगा? 23। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट देखो, एक काम करो, नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोग ट्राई करना, पार्ट 6 और पार्ट 7, ये दोनों पार्ट आप ट्राई करना। इसे आपको सोचना है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। आप बोलोगे सर डेमो लेक्चर में कौन होमवर्क देता है? ठीक है, इसे आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। पार्ट 6 और पार्ट 7 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ट्राई करना है। ठीक है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 और अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये आपकी होमवर्क। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करके आना। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल राइट, अब जरा ये क्वेश्चन देखो, ये जेई मेन 2020 में पूछा जा चुका है। जेई मेन 2020, देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0,
इसके दो रूट्स हैं, क्या है, अल्फा और बीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। किस एक्सप्रेशन की? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फा क्यूब अपॉन बीटा टू द पावर 5 की पावर 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा की पावर 5 की पावर 1/8, इसकी वैल्यू पता करनी है। एक चीज ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, ये अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है। मतलब अगर हम अल्फा की जगह बीटा या फिर बीटा की जगह अल्फा रख दें तो इस एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मतलब ये एक्सप्रेशन अभी जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा जब अल्फा की जगह बीटा या फिर बीटा की जगह हम अल्फा रख दें। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो सिमेट्रिक है अल्फा और बीटा में। तो एक बात याद रखना कि जब भी हमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे, जब भी हमें एक्सप्रेशन सिमेट्रिक दिखाई दे तो हमें अलग से अल्फा और बीटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत समझना कि हम अल्फा और बीटा को अलग से कैलकुलेट कर लें और इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें और हम आंसर निकाल दें, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, देखो इससे पहले मैं कुछ लॉ ऑफ इंडिसेज बता देता हूं। लॉ ऑफ इंडिसेज, इसे आपको ध्यान रखना होगा। लॉ ऑफ इंडिसेज, सबसे पहला देखो, अगर a की पावर m अपॉन b टू द पावर n होल टू द पावर p लिखा हुआ है, तो ये जो p है इन दोनों के पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू पी अपॉन b टू द पावर n इंटू पी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये पहला हुआ। दूसरा, अगर a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसे a इंटू बी की पावर होल पावर में m लिख सकते हैं। दूसरा ये रहा। तीसरा देखो, थर्ड, अगर बेस सेम हो, यानी कि a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, पावर डिफरेंट हो लेकिन बेस सेम हो, इस केस में हम a टू द पावर m प्लस n ऐसा लिख सकते हैं। पावर ऐड हो जाता है अगर बेस सेम हो तो। इन तीनों लॉ को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी का यूज इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में होगा, इसी का यूज इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में होगा, ठीक है। देखो इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/8 जो है ये दोनों के पावर में मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वाला का यूज करेंगे। देखो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 3/8 अपॉन बीटा टू द पावर 5/8 प्लस, इसमें भी सेम होगा, बीटा टू द पावर 3/8 अपॉन अल्फा टू द पावर 5/8। अब जरा एलसीएम लो तो ये होगा बीटा टू द पावर 5/8 इंटू अल्फा टू द पावर 5/8, और ये होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये होगा अल्फा टू द पावर 3/8 इंटू अल्फा टू द पावर 5/8 प्लस बीटा टू द पावर 3/8 इंटू बीटा टू द पावर 5/8। अब देखो अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 3/8 प्लस 5/8, यानी कि ये हो जाएगा 8/8 यानी कि 1। हम इसकी जगह पे अल्फा टू द पावर 1 लिख सकते हैं,
या फिर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हम बीटा टू द पावर 1 लिख सकते हैं, यानी कि बीटा अपॉन, ये देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो हम इस पावर को ऐसे लिख सकते हैं, बीटा इंटू अल्फा या फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की पावर 5/8। ये सेकेंड नंबर का हम लोगों ने यूज किया, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा गंदा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन कितना साफ सुथरा नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। यहां से देखो ए क्या है 1, बी क्या है -64 और जो सी है वो है 256। इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो यहां से ए बी सी मिल जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -64/1, यानी कि 64। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, यानी कि सी क्या है 256/1, यानी कि 256। अल्फा प्लस बीटा हमारा 64 आया, अल्फा इंटू बीटा क्या है 256। इस 256 को हम क्या लिख सकते हैं, और इसे सिंप्लीफाई करो, ये होगा 16 का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 इसका स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 8, यानी कि 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 64, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 की पावर 8, और पहले से पावर में 5/8 था। ठीक है, यानी कि देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और यहां से देखो ये 8 और ये 8 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा 2 की पावर 5, ये होगा 2 की पावर 6 माइनस 5, यानी कि 2 की पावर 1। हमारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, ये आपको पता होगा कि a की पावर m अपॉन a की पावर n ऐसा लिखा हो तो हम इसे a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन में मैं एक और पार्ट होमवर्क देता हूं, इसे आपको ट्राई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं, ये मान लो फर्स्ट पार्ट है जिसे हमने सॉल्व कर लिया है, और सेकंड पार्ट मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है ना, लेकिन बस ये डिफरेंट मैं दे रहा हूं। 256 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 256 प्लस 256 बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 256। ठीक है, इसको आपको ट्राई करके आना है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको ट्राई करना है। नहीं बने कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब थोड़ा सा हम जेई एडवांस की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 में पूछा जा चुका है।
Suppose a comma b denote the distinct real roots of the quadratic polynomial this, and suppose c comma d denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial this, then the value of this. इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ध्यान से समझना। सबसे पहले इस टर्म पे अभी ध्यान मत दे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे अपने रेगुलर क्लासेज में, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो समझो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर हम बस इस एक्सप्रेशन की बात करें, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के पहले वाला एक्सप्रेशन, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इस पूरे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और ए कोमा बी। इसके दो रूट क्या हैं? ए और बी। और एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जो हैं वो है सी और डी। ठीक है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता करनी है। बस क्वेश्चन में यही है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों का रूट हमें दिया हुआ है। एक का रूट ए और बी है, दूसरे का रूट सी और डी है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। देखो समझो, ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमें जो रिलेशन पता होगा वो ए और बी में ही होगा। या तो हम ए प्लस बी पता कर सकते हैं, या ए इंटू बी, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या कुछ और। लेकिन जो भी हम पता करेंगे, जो भी हम निकालेंगे, वो ए और बी में ही होगा। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सी और डी है, तो हम जो भी निकालेंगे सी प्लस डी, सी इंटू डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या फिर कुछ भी, तो हमें सी और डी में ही मिलेगा। लेकिन हमें ए और सी में, या फिर ए और डी में, या फिर बी और सी में, या बी और डी में रिलेशन नहीं पता है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसे सिंप्लीफाई करो। ये होगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन में हम एक काम करते हैं, ए और बी को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और सी और डी को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो अगर मैं इन दोनों टर्म की बात करूं, इन दोनों टर्म की, तो यहां से हमें ए स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है। यहां से ए स्क्वायर कॉमन लो तो ये होगा सी प्लस डी, है ना? ठीक है। सिमिलरली इन दोनों टर्म में हमें माइनस एक कॉमन आता हुआ दिख रहा है। यहां से माइनस एक कॉमन लो तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। यहां से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन लें तो ये होगा सी प्लस डी। सिमिलरली अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस डी कॉमन लें तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो
इन दोनों टर्म में से अगर हम c प्लस डी कॉमन लें, इन दोनों टर्म में से अगर हम c प्लस डी कॉमन लें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली अगर हम इन दोनों टर्म में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन लो, तो ये होगा a प्लस बी, यहां से a और यहां से प्लस बी, ठीक है। यहां से देखो c और d एक साथ है, a और b एक साथ है, c और d एक साथ है और a और b एक साथ है। अब थोड़ा सा काम बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा देखो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहां से हम सम ऑफ रूट्स यानी कि a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए। यहां पर b क्या है, 20 अपॉन a क्या है 1, यानी कि a प्लस बी माइनस 20 है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी क्या है, वो होता है c अपॉन ए। यहां पर c क्या है माइनस 20 अपॉन a क्या है 1, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस 20 है और a इंटू बी माइनस 20 सिमिलरली यहां से सम ऑफ रूट क्या होगा, c प्लस डी माइनस बी अपॉन ए, माइनस b क्या है माइनस 20 अपॉन a क्या है 1, यानी कि c प्लस डी हमारा क्या है 20। और प्रोडक्ट ऑफ रूट c इंटू डी क्या होगा, c अपॉन ए। c क्या है 20 अपॉन a क्या है 1, यानी कि c इंटू डी 20 होगा। एक बात ध्यान से समझो, देखो a प्लस बी माइनस 20 है और c प्लस डी 20 है, तो क्या क्या मैं इन दोनों को देखते हुए ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम सी प्लस डी, दोनों एक दूसरे के माइनस टाइम है, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस डी, है ना। और सिमिलरली ये देखो, इन दोनों को देखो, a इंटू बी माइनस 20 है और c इंटू डी 20 है। मतलब यहां से हम a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहां से ये होगा c प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इस a प्लस बी की जगह पे हम माइनस सी प्लस डी लिखने वाले, माइनस सी प्लस डी। माइनस को यहां पर करो तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। यहां तक समझ में आया। यहां से c प्लस डी कॉमन लो, c प्लस डी कॉमन लो, तो अगर हम c प्लस डी कॉमन लेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखो c प्लस डी, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। देख लो अच्छे से, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ऐसा।
ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है c प्लस डी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस डी का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो c प्लस डी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी डी, तो ये प्लस 2cd हो जाएगा, प्लस c प्लस डी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 2cd। यहां से देखो ये 2cd प्लस 2cd और ये माइनस 2cd कैंसिल होगा, यानी कि ये आप यहां पे देखो ये होगा c प्लस डी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। c प्लस डी का वैल्यू क्या है, 20 है ना, इंटू 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, -20, तो इसे हम -20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होगा 20 इंटू 2 40 इंटू -20 का स्क्वायर 400, तो हमारा आंसर क्या होगा 16,000। हमारा आंसर क्या होगा डी 16,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्ट यहां पर c प्लस डी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से निकालकर इसका वैल्यू डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो और वहां से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई बिलीव कि सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक, थैंक यू।